गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू पार्ट। तो ये लेसन काफ़ी लंबा चल रहा है क्योंकि हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्लास 11th और 12th का है। तो आपको इसका एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना ही होगा। अगर आप इसे भी समरी में पढ़ेंगे तो ना आपको ही समझ आने वाला है और ना ही फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। तो इसलिए अगर ये आपको ये दिक्कत है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहे हैं, कितने सारे पार्ट्स हो रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमें ऐसे ही पढ़ना होगा। तो चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। तो मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे। अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के ज़रिए उन्हें याद किया करते थे। जैसे क्या होता है, हम भी किसी चीज़ को अगर याद करना होता है तो हम कैसे याद करते हैं बताइए। अभी तो हमारे पास कैमरा है, हमने फ़ोटोज़ ले लिए, या फिर कोई भी न्यूज़ चाहिए होती है तो हमने उसे गूगल पे सर्च कर लिया तो वो डॉक्यूमेंट में रहती है या उसकी विकिपीडिया हमें मिल जाती है और हम उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग उसे काव्य बना के याद कर लेते, एक गाने के रूप में याद कर लेते थे और उसके बाद वो ऐसे गाते रहते थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती थी। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगैमेश में महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगैमेश ने एनकर्मर के कुछ समय बाद उरूक नगर पर शासन किया। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उस समय उसे गहरा झटका तब लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगैमेश अपने नगर उरूक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चहर दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पकी ईंटों पर पड़ी जिसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरूक अंत हो गया। यहाँ गिलगैमेश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखक कला की देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियाँ, किस्से और तरह तरह के वर्णनों को तो मौखिक रूप में ही एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की आवश्यकता होती है ताकि विद्वानों को आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है कि उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई कहानी हो, कोई कथा हो या किसी के बारे में कोई जानकारी हो तो उसे भले ही हम इस तरीके से मतलब काव्य के रूप में अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पर स्थानांतरित कर सकते हैं, परंतु विज्ञान को काव्य में तो बदला नहीं जा सकता। तो विज्ञान को समझाने के लिए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है और विज्ञान को मौखिक रूप से नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान तो प्रमाण पे ही आधारित होता है ना। किसी भी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो उसके लिए पहले सबूत होता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट को कई सारे लोगों ने किया होता है, देन जब वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से कहा गया है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो हाँ ये चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं, तो ही जाके उस जो वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है उसे अप्रूवल मिलता है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। तालिकाएं तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। हमें जो भी सबूत मिले उसके आधार पे हमें पता चला कि इस टाइम के लोगों को मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, जो विद्वान लोग थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के बारे में लिखा है। अंकतालियाँ हमें काफ़ी सारी मिली हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं इत्यादि।
अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.4141296 आएगा। ये जो इक्वेशन दिया गया है 1+24/60 + 51/60 के पावर 2 + 10/60 के पावर 3, इसकी सही उत्तर भी यही है, लेकिन लास्ट में बस 56 होगा, से थोड़ा सा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के ही सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है तो वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताइए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में, 1 दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा हैं, मेसोपोटामिया वासी से ही ये चीज़ें हमें मिली हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के अनुसार जो 12 महीने जो हफ्तों में बांटा गया है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, किस काल से स्टार्ट हुई हैं, तो मेसोपोटामिया से शुरू हुई हैं। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब भी रखा जाता था। मतलब ये लोग यूनिवर्स यानी जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते थे। इन लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जैसे कला हो गया, विज्ञान हो गया। अभी हमने देखा कि यूनिवर्स के बारे में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता थी। नेक्स्ट है आपका आरंभिक पुरातत्वचेता। दक्षिण कछार के एक शूरवीर नेबोपोलसर ने बेबीलोनिया को 625 में असीरिया अधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों में अपने राज क्षेत्र का विस्तार किया और कई सारी परियोजनाएं भी पूर्ण की तथा दूर दूर तक वो अपने कारोबार को विस्तृत करने लगे। जो नेबोनिडस थे ये स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक थे। ये भी एक पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक कौन थे, तो नेबोनिडस थे। उसने लिखा कि उर के नगर देवता एक महिला पुरोहित, मतलब उर के नगर के जो देवता हैं उनका दर्शन उन्होंने सपने में किया है और कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया है। चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन रात उसके बारे में सोचा। वह आगे कहते हैं कि उन्हें एक बहुत पुराने राजा का पट्ट लेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी है। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। उसने अपनी पुत्री को वैसे ही वेशभूषा में सज्जित और प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम लिखा हुआ था तथा निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने प्राचीन काल में इस महान राजा के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था तथा देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। तो आपका चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। काल रेखा है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।